स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री का न्यू पैटर्न पर आधारित वायरल पेपर को 2026 का जो मॉडल पेपर उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो हमारा सोल्यूशन का वीडियो है। तो यह पेपर जो है वायरल पेपर है। तो आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो है क्लास 12 2026 का इतिहास का मॉडल पेपर है। कोड हमारा है 450 यूबी। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। देखिए हमें दिया है निर्देश में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और तीसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न है और खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न है और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। 6वां निर्देश है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है धौलावीरा, बी ऑप्शन है रोपड़, सी ऑप्शन है चन्हूदड़ो और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चन्हूदड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। ए ऑप्शन है गुप्त शासन का आरंभ, बी ऑप्शन है कनिष्क का राज्यारोहण और सी ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य का अंत और डी ऑप्शन है अशोक का शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क का राज्यारोहण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि मनुस्मृति का काल है यानी मनुस्मृति का समय है। ए ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक और सी ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। ए ऑप्शन है शाक्य वंश, बी ऑप्शन है माया वंश, सी ऑप्शन है लिच्छवी वंश और डी ऑप्शन है कोलीय वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलीय वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। ए ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती और सी ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन है बाबा फरीद। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ए ऑप्शन है 1811 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1812 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1813 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1814 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल एचेरी कहा था। ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है हेनरी हार्डिंग और डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई। ए ऑप्शन है 16 नवंबर 1921, बी ऑप्शन है 17 नवंबर 1921, सी ऑप्शन है 18 नवंबर 1921 और डी ऑप्शन है 19 नवंबर 1921। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 नवंबर 1921। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। ए ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 और सी ऑप्शन है
14 दिसंबर 1946 और डी ऑप्शन है 15 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आगे लघु तृतीय प्रश्न, क्या अति लघु तृतीय प्रश्न। तो अति लघु तृतीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है कि किन्हीं दो उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो देखिए गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना दो प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता एक कर्मिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। ये थे उदारवादी नेता, कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों थे क्या? उदारवादी नेता थे। इनका उदारवादी नेता का मतलब क्या होता है कि एक कर्मी को लगातार प्रयास करते रहना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किन्हीं दो स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। तो पहले हैं शाहमल। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौल परगना के गांव वालों को संगठित किया। और दूसरा है गोनू। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कौल को क्या किया? संगठित किया। उसका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि गजपति के अर्थ को समझाइए या गजपति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी, यानी गज मतलब हाथी, पति मतलब गज का पति, यानी गजियों जो हाथी उनके स्वामी, गजी जो गज का था हाथी का पति जिसे कह सकते हैं, तो हाथियों का स्वामी हो गया। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा के नाम से प्रसिद्ध है, के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था, गजपति नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपत या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपत या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इब्न बतूता के वृत्तांत के दो मुख्य दोष बताइए। तो देखिए इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा दोष है उसने अपने वृत्तांत में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली एवं धौलावीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे। तो ये हो गए हमारे 5, यहाँ से हो गए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से हमारा देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के थे, लेकिन जो लघुत्तरीय प्रश्न है हमारा 5-5 नंबर का है। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती क्या थी। तो देखिए उत्तर इसका 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों, जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था, का शक्तिशाली हो जाना। वो लोग क्या, उनका शक्तिशाली हो जाना। और फिर देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। निम्नलिखित कारणों से उनकी शक्ति में विकास में योगदान हुआ। देखिए नंबर 1, जोतदार के पास जमीन के विशाल रकबे थे, यानी उनके पास ज्यादा जमीन थी। कुछ जोतदार के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी, यानी 1000 बीघे भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। दूसरा है स्थानीय व्यापार एवं साहूकारी के कारोबार पर जोतदारों का नियंत्रण स्थापित था। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के गरीब काश्तकार उनकी व्यापक शक्ति से भयभीत रहते थे। और तीसरा है वह अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों, जिन्हें कि अधियार अथवा बरगादार भी कहा जाता है, मतलब जो लोग बटैया लेते हैं आधिया दाम पर, मतलब जैसे कि आपने 1 बीघा बटैया लिया, उसमें आपने गेहूं बोया, आप गेहूं 2 कुंटल निकला तो 1 कुंटल गेहूं उसको देना पड़ेगा जिसका खेत है, और 1 कुंटल खुद रखिए। खेती करवाते थे, यानी बटाईदार पे देके खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के अधीन होते थे, यानी इनके गुलाम होते थे एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। देखिए विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीपीय के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था, अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जब संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक
जलकुंड से पूरा किया जाता था। विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर से पूरा किया जाता था। कहाँ से? हिरिया नहर। इनका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधों कार्यों के लिए भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? तो देखिए इसका उत्तर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। यह तभी हो सकता था यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ दें। जब अंग्रेज जो भारत छोड़ देंगे तभी भारत को आक्रमण से बचाया जा सकता था। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर, बर्मा एंड म्यांमार निकल गए। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को न छोड़ा तो इस देश के लोगों को भी वही दुर्दशा होगी जो बर्मा और म्यांमार के लोगों की हुई थी। तीसरा कारण देखिए क्या है। आंदोलन को प्रारंभ करने का एक और कारण यह था कि हिटलर और उसके साथियों का प्रोपेगंडा बढ़ गया था और उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ऐसा महसूस किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र दमन के प्रस्ताव अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए उत्तर। सुदर्शन झील जो है एक कृत्रिम जलाशय था, यानी मानव द्वारा बनाया गया था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया कि जलाशयों तथा तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटस्थ बंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्काल शासन रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से भी कर नहीं लिया। अपने खर्चों से करवाई, प्रजा से कर भी नहीं लिया। इसने रुद्रदमन ने। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दूसरा है, हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। तीसरा है कि सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना का एकस्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। और चौथा है, हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकस्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गया था। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदतों पर जोर दिया गया? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया था। देखिए नंबर 1, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुता गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। और तीसरा है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया।
उसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे हमारा विस्तृत ये प्रश्न, तो यहाँ से हर प्रश्न आपका 10 नंबर का है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप के प्रकारों और उनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के दोनों क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए 14 सेट बनेंगे एक विषय का। तो 14 सेट में कभी ये क्वेश्चन आएगा, कभी ये क्वेश्चन आएगा, और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, और जितने भी 14 सेट बनेंगे मैं सभी को आपको यहाँ पे सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। 30 नंबर क्वेश्चन है सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इन क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर में। तो इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही सॉल्व करना होगा, याद करना है दोनों को। उसके बाद असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। अथवा करके दिया हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 10 नंबर, लेकिन तैयार आपको सभी क्वेश्चन को करना है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 तिथि दी है, इस तिथि में कौन सी घटना हुई थी उसका नाम लिखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को लिखिए। सही नाम तो सही स्थान दर्शाने पर 1+1 नंबर मिलेंगे। यानी सही नाम पर 1 नंबर मिलेगा और सही स्थान पर 1 नंबर मिलेगा, यानी इस पर 2 नंबर तो मिलेगा आपको। ओके, चिन्ह द्वारा दर्शाए था उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए पहला है वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। दूसरा है वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया। तीसरा है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। और चौथा है वह स्थान जहां पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। और पांचवा है वह स्थान जहां पे इमाम बाड़ा स्थित है। तो चारों पांचों को आपको दर्शाना, उनका नाम लिखना, तब आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से होगा क्लास 12 इतिहास का पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।